थर्ड हमारी जो अप्रोच आएगी पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट में, वो हमारे पास आएगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में नॉर्मली ये प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन एंड पोटाशियम एटीपीज एंजाइम सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एट नॉर्मल लेवल पे पोटाशियम जो है वो आउटफ्लक्स होता है और हाइड्रोजन इनफ्लक्स होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी ऑफ द स्टमक वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे कि इन पंप्स पे जाके को टारगेट करेंगे और इनको ब्लॉक कर देंगे कि ताकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके प्रोडक्शन ना हो सके और प्रोटॉन्स का इन्फ्लक्स जो है उसको हम स्टॉप कर सकें। एक्चुअली ये फाइनल स्टेप होता है एसिड गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, इस पंप को हम ब्लॉक कर दें, तो ये रिजल्टिंग कॉज करेगा एक्लोराइडिया। एक्लोराइडिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Like gastric acid secretion is completely blocked from the proton pumps. जबकि हमने जो H2 ब्लॉकर्स पढ़े हैं, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़े हैं और एंटी हमने हिस्टामिन्स पढ़ी हैं, उनका इस पंप पे कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। उनका रिसेप्टर से रिलेटेड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस था। लेकिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इन्होंने डायरेक्ट जाके प्रोटॉन पंप्स को ही ब्लॉक कर देना है ताकि प्रोटॉन आए ही ना और एसिड की प्रोडक्शन ही ना हो सके। हमारे पास जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स वो होती हैं जिसमें ड्रग्स से आउटर साइड पे कोई कोटिंग होती है, यानी ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते जाके टारगेट साइड पे। इन केस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में हमारे पास इसमें एसिड रेजिस्टेंट एंटारिक कोटिंग होती है, जो कि इस ड्रग को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो एसिड से कॉन्टैक्ट ना करे डायरेक्ट जाके और डिग्रेडेशन ना हो जाए। ये जो हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट एंटारिक कोटिंग होती है, ये अल्कलीन मीडियम में जाकर रिमूव हो जाती है फ्रॉम द ड्रग्स और फिर ये अटैच होती है एटीपेस हाइड्रोजन और पोटाशियम एटीपेस एंजाइम सिस्टम के साथ। इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है और पाइटल सेल से एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। जो ये बाइंडिंग होती है इसकी हाइड्रोजन एंड पोटाशियम एटीपेस एंजाइम सिस्टम के साथ, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और इस एंजाइम को रीसिंथेसाइज होने के लिए 18 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह ये एजेंट्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जाके प्रोटॉन्स के पंप्स को इनहिबिट करके एंजाइम हाइड्रोजन एंड पोटाशियम एटीपेस एंजाइम सिस्टम को ब्लॉक करके एसिड की प्रोडक्शन को मिनिमाइज करते हैं, डिमिनिश कर देते हैं। लेट्स कम टू द थेराप्यूटिक यूजेस की अगर हम इसको देखें तो ऑब्वियसली ये तो सिमिलर ही हैं ऑल ड्रग्स के, लाइक गैस्ट्रिक अल्सर, डोडेनल अल्सर। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में इसके बारे में बताया है। और एरोसिव एसोफेगाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। और इसके अलावा अल्सर से जो ब्लीडिंग होती है बाय यूजिंग द NSAIDs या फिर एस्पिरिन ड्रग्स को यूज़ करके, उनकी ब्लीडिंग को भी ये रिड्यूस करने के लिए हम ये ड्रग्स अलॉन्ग विद द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एजेंट हैं, ये हमारे पास डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशंस हैं। यू आर द वेरी फेमिलियर दैट कि डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन इन अ सेंस कि प्रो ड्रग्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ कवरिंग होती है, उस कवरिंग को रिमूव करके देन ये अपना एक्चुअल टारगेटेड एक्शन परफॉर्म करती हैं। और ये ऑल ऑफ देम आर ओरल, ओरली ये बहुत इफेक्टिव हैं। सम ऑफ देम आर अवेलेबल आल्सो इन IV इंजेक्टेबल फॉर्म्स। और मेटाबॉलाइट्स जो हैं इनके वो एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में, ये आप इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स में ऐसा तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर सेफेस्ट। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए यूज़ करें तो इट इज़ मोर सेफेस्ट है। सेकेंडली मे बी कॉज डायरिया और क्लाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉलन ड्यू टू द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्योंकि इसको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफाइल्स कोलाइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं इससे। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है दैट कैन टू बी टेकन सीरियसली नोटिस्ड। ऑल्दो बट कंडीशन ये है कि इसको शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए हम लोग बेस्ट कंसिडर करते हैं। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक विद अदर ड्रग्स। इसका ड्रग इंटरेक्शन भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैप्राजोल है उसका एक्सेप्शनल केस है कि ये डायज़ेपाम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लाइक डायज़ेपाम, फेनेटोइन, वारफरीन, ब्लड थिनिंग एजेंट्स, उनकी क्या करवाती है कि उनकी मेटाबॉलिज्म है ना, उनकी इनहिबिट करवा देती है,
जिसकी वजह से उनके जो वारफ़रीन है, इसके अलावा ये वारफ़रीन में ब्लीडिंग के चांसेस को भी एनहांस कर देती है। और ये सिर्फ़ एसिडिक एनवायरनमेंट की प्रिवेंशन की वजह से है, चूँकि बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन ड्रग्स के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए और मेटाबॉलिज़्म के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट का होना। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स के लिए कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये एलर्जिक पेशेंट्स और जो हेपेटिक पेशेंट्स हैं उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन अ सेंस कि ये एलर्जी को और लिवर डिज़ीज़ को प्रमोट करती हैं। दूसरा इसके एक इंजेक्टेबल फ़ॉर्म है पेंटोपैराज़ोल, जो कि उन पेशेंट्स के लिए जो कि ओरल मेडिकेशंस को अडॉप्ट नहीं कर सके और उन्हें पेरेंटल फ़ॉर्म में जो पेंटोपैराज़ोल है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स जो एडमिनिस्टर किया जाता है। इसको शॉर्ट टर्म थेरेपी ही हम लोग सेफेस्ट इसलिए कहते हैं कि अगर हम प्रोलॉन्ग थेरेपी दें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स या फिर H2 एंटागनिस्ट के अलोंग, तो ये क्या करेंगे कि स्टमक में बहुत ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब बेसिक एनवायरनमेंट रिटेन रहेगा हमारे स्टमक में, तो जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि विटामिन B12, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी अब्ज़ॉर्प्शन जो हो जाएगी वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। लिहाजा हमें जो एसिड बेसिक एनवायरनमेंट कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एसिडिक एनवायरनमेंट्स को भी कंट्रोल अमाउंट में रखना होगा। इन अ बैलेंस वे में हम लोगों को जो है बेस्ट यही है कि हम इसको शॉर्टेस्ट टर्म थेरेपी में यूज़ करें। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स जो हैं इन्हें बिफोर मील्स 30 मिनट्स के गैप के साथ हम लोगों को जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना चाहिए। और इसको जो है हमेशा स्वैलोड होली स्वैलो करना चाहिए। इसको क्रशिंग या ओपनिंग फॉर्म में नहीं एडमिनिस्टर करना चाहिए, ना ही इसको च्यूएट किया जाना चाहिए। अगर हम इसकी एफिकेसी को एनहांस करते हैं तो हम इसको एंटासिड के साथ भी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। अगर हमने H2 एंटागोनिस्ट देने हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स के साथ तो हमें बेस्ट इसकी जो रूटीन इंडिकेशंस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये है कि हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स जो हैं उनको मॉर्निंग में इनटेक करें और जो H2 एंटागोनिस्ट हैं उनको इवनिंग में फॉर द बेटर रिजल्ट। इसके अलावा बार-बार ये बात जो है उस पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि ट्रीटमेंट जो है अलोंग विद द प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स शुड बी फॉर शॉर्ट। Okay, student, this was all from drugs used in epileptic ulcer disease. Hope you get it well. In case of any query, you can ask freely. And as the most important thing, like, share, and subscribe the channel as well. Thank you so much.